हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि सभी ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में इंटर करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है सेल के बारे में, आरबीसी सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी सेल्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट उठाए हैं जो कि मैं वही पढ़ना होता है। एक्चुअली अगर हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से, तो एक्चुअली में ये सब चीज़ जो है ना सो गोल्डन पॉइंट है। ये सब चीज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि आरबीसी और जो सेल है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, वो चीज़ अपने को देखना ज़रूरी है कि कौन सा सिलेक्टेड पॉइंट है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी का जो भी है आपने पढ़ रखा है वो ठीक है, वो चीज़ आपको थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये शॉर्ट नोट्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। तो मैं आरबीसी फॉर्मेशंस के बारे में लेकर के आए हैं, तो इसमें मैं पहले बात करूँगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ, इसके अंदर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपके पास दे देगा कि हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में या तो गेस्टेशंस पीरियड में कहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होता है वो चीज़ पूछ दे देगा। तो वहाँ पे आपके पास लीवर दे देगा, योग सेक दे देगा, ठीक है, बोन मैरो दे देगा, ठीक है, लॉन्ग बोन दे देगा। तो इस तरह से आपको दे देगा। तो मोस्टली जिसने ये थोड़ा सा पढ़ नहीं रखा है उसने सीधा क्या मारेगा, बोन मैरो मारेगा, या तो हो सकता है वो लीवर मार दे। बट इसका आंसर क्या होगा, योग सेक, जो आगे आप लोगों को पता है। तो इस तरह से अपने को ऐसे पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आवे इससे तो छूटे ना। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हर एक बार अलग अलग जगह पे एक्चुअली में जब किसी फीमेल्स के वोम में अगर बच्चा पल रहा होता है तो सबसे पहले 1 से 2 मंथ के बाद जो सो ब्लड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको दे दिया कि जैसे कि हमारा जो रेटिकुलोसाइट्स है, तो रेटिकुलोसाइट्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, कि हमारा राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगा। इसमें सारे बच्चे तुरंत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। केवल ऐसी चीज़ लेकर चलेंगे जो चीज़ अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए हमारा गेस्टेशंस पीरियड में, ठीक है, गेस्टेशंस पीरियड में 1 से 2 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं एम्ब्रियो माँ के पेट में, ओम में, ठीक है, तो वहाँ पे साइट कौन सा है, ठीक है, और हमारे पास किस तरह के हीमोग्लोबिन बनते हैं। हीमोग्लोबिन होता है एक्चुअली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें दिया गया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि गोवर 1 और गोवर 2 और पोर्टलैंड एक्चुअली में वहाँ पे होते हैं। तो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो 1 से 2 मंथ में योग सेक में मोस्टली ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, गोवर 1 और गोवर 2 और पोर्टलैंड, ये 3 प्रकार का हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास, पहले तो स्टार्टिंग होता है गोवर 1, ठीक है, गोवर 2 पोर्टलैंड, फिर होता है HbF, फिर होता है HbF के बाद होता है हमारा HB ये होता है, और HB ये 2 होता है। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, जो हमारा गोवर 1 गोवर 2 और पोर्टलैंड, ये एक्चुअली हमारा जब किसी बेबी का जन्म हो जाता है उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। मतलब कि गोवर 1 और गोवर 2 और पोर्टलैंड ये तीनों एक हीमोग्लोबिन का प्रकार है। तो वो कब मिलेगा अपने को, तो हम लोग को मिलेगा जो हमारे जब पेट के अंदर पल रहे होते हैं बेबी, तब उसके ब्लड में इस तरह के हीमोग्लोबिन मिलेंगे। ठीक है, जब बच्चे जन्म ले लेंगे
तो उसमें से क्या मिलेंगे अपने पास, HbF, फिर थोड़े से बड़े होंगे फिर HbA, ठीक है। एडल्ट मतलब HbA मतलब एडल्ट, HbF मतलब फीटस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे 3 से 6 महीने के गेस्टेशन पीरियड में कहाँ पे शिफ्टिंग हो जाता है। तो योग सेक में भी थोड़ा बहुत होता है, बट मेनली ये लीवर और स्प्लीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 7 मंथ्स के हो जाते हैं बेबी, और 7 से 4 मंथ तक कहाँ पे होते हैं, हमारे बोन मैरो में एक्चुअली चले जाते हैं, शॉर्ट बोन मैरो में, ठीक है। शॉर्ट बोन मैरो में किसी में भी जितना भी बोन है उसमें सब में होगा, लेकिन जैसे ही एडल्ट हो जाएगा उसमें क्या होगा, ओनली जो लॉन्ग बोन मैरो होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे फीमर है, टिबिया है, रिब्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओनली एक्टिव साइट्स कौन कौन सा रहेगा, तो पेल्विस है, वर्टिब्री है, रिब्स है, स्टर्नम है, स्कल है, ठीक है। तो इसमें ही केवल हेमेटोपोइसिस रहेगा, जहाँ पे लंबा बोन है वहीं पे रहेगा एडल्ट में। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसी। तो इसमें कुछ आरबीसी को फॉर्मेशंस करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि किसी को भी बनाना होता है तो किसी चीज़ का जुगाड़ करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। आरबीसीज को फॉर्मेशंस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें पूरा लिखा हुआ है। एक इरिथ्रोपोइटिन नामक एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए, ठीक है। ये कौन रिलीज करेगा, इरिथ्रोपोइटिन, ये हमारा कौन रिलीज करेगा, हमारे किडनी रिलीज करेंगे, पेरीट्यूबुलर सेल ऑफ किडनी, ठीक है। इसका प्रोडक्शन पेरीट्यूबुलर ऑफ किडनी ही करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है, एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। इट्स स्टिमुलेट इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। एक्चुअली इसका कहानी है कि हमारे किडनी में एक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक हमारे किडनी में इस तरह से जो किडनी है अपने पास, तो किडनी में एक तरह का सेल पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन रिसेप्टर, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब हमारे पास ब्लड की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, ये सेल को पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन का कमी हुआ, ठीक है। ये सेल्स को, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, ठीक है, मैक्यूला डेंसा सेल, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे इसको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गया, क्योंकि ब्लड इसके पास आ रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी अगर उसको फील होगा तो ये स्टिमुलेट रिलीज करेगा मैक्यूला डेंसा सेल के पास, और वो क्या करेगा, इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन को सिक्रीज करेगा, ठीक है। और वो कहाँ पे जाएगा हमारे पास, वो हमारा चला जाएगा बोन मैरो के पास, ठीक है। और बोन मैरो के पास जाकर के बोलेगा कि आप जो है सो ब्लड का फॉर्मेशन कीजिए, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो इस तरह से हमारा बोन मैरो स्टार्ट कर देता है फॉर्मेशंस का, समझ गए। अब आयरन, क्योंकि आयरन भी चाहिए अपने को, तो आयरन इसीलिए चाहिए क्योंकि जब भी हम लोग को हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, तो ये जो चार जो ग्लोबिन्स का चेन है, चार जो हीम का पार्टिकल्स है, इसके बीच में क्या रहेगा, एक एक आयरन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन का रिक्वायरमेंट होगा। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसीलिए हम लोग को आयरन रिक्वायरमेंट होगा। तीसरा चीज़ क्या होगा, कुछ विटामिन चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि फॉलिक एसिड, इसको हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में कि ब्लड के फॉर्मेशंस में कौन कौन से विटामिन हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे विटामिन B9 दे दिया और B12 दे दिया और A और B बोथ दे दिया, तो इसमें A और B बोथ होगा, ठीक है। तो फॉलिक एसिड्स को ही हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं।
फिर विटामिन B12 जो कि भी मैंने बताया, विटामिन B12 जिसकी कमी से वो अपने पास हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है एक्चुअली में। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा चीज़ हम लोग को चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक एक्चुअली हमारे स्टोमक से रिलीज होता है, जो कि हमारे पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक से रिलीज होता है। ये क्या करता है? ये जो विटामिन B12 है ना, इसके एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, इसके एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। तो देखिए, अगर विटामिन B12 का कमी हुआ, ठीक है, और किसके वजह से कमी हुआ? एब्जॉर्प्शंस में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो कि जब हम लोग विटामिन B12 खाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में बाइंड हो करके विटामिन B12 फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। अगर हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये चीज़ एब्जॉर्प्शंस में कब प्रॉब्लम आएगा विटामिन B12 का। एब्जॉर्प्शंस में जब प्रॉब्लम आएगा विटामिन B12 का, तो क्या होगा कि हमारे पास विटामिन B12 की कमी हो जाएगी ब्लड में। और विटामिन B12 की इस तरह से अगर कमी हुआ तो हम लोग बोलते हैं परनिशियस एनीमिया। ठीक है, और एक अलग तरीके से हो सकता है कमी कि हमने खाया ही कम, विटामिन इंटेक ही कम कर रहे हैं विटामिन B12 का, तो उसको हम लोग परनिशियस एनीमिया नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग विटामिन B12 डिफिशियंसी कहेंगे। एक्चुअली दोनों परनिशियस एनीमिया और विटामिन B12 डिफिशियंसी दोनों एक्चुअली विटामिन B12 डिफिशियंसी ही है, लेकिन परनिशियस एनीमिया में बताया इसमें क्या डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी एब्जॉर्प्शंस ऑफ विटामिन B12, जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी कमी होगी तो कौन सा होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है, और फॉलेट की कमी होगा। फॉलेट एक्चुअली क्या है? विटामिन B टेट्राहाइड्रोफॉलेट इसको बोलते हैं ना, फॉलिक एसिड विटामिन B9 की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? हमारे सेल का जो साइज़ है वो नॉर्मल जो होना चाहिए आरबीसीज का साइज़, वो कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालो मतलब बड़ा, और ब्लास्टिक मतलब ब्लास्टिक स्टेज। एक्चुअली में बड़ा नहीं होता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ हार्मोन चाहिए होता है, तो हार्मोन में एक होता है थायरॉक्सिन, जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये भी स्टिमुलेट करने का काम करता है ब्लड फॉर्मेशंस के लिए। तो इतना सारा चीज़ आप अगर आपके माइंड में ध्यान है तो ये चीज़ इसका रिक्वायरमेंट हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आरबीसीज के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक्चुअली यहीं से बनता है। आप देखते होंगे तो आप देखते बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो इस इधर से ही क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। देखिए, आरबीसीज का शेप नॉर्मली क्या होता है? बाइकॉनकेव शेप होता है। और ये किसके कारण से होता है बाइकॉनकेव? ड्यू टू स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के कारण से बाइकॉनकेव शेप होता है। ठीक है, साइज कितना होता है? तो 7 से 8 माइक्रोमीटर। आरबीसीज का साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर। देखिए, साइज की बात आए तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपके पास। मोस्टली जो बच्चे होते हैं सबको लगता है, एक्चुअली हम लोग को भी लगता था जब हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में थे, तो कि हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स उसका सबसे बड़ा साइज होता है, अपने को लगता है, लेकिन नहीं। लिम्फोसाइट्स का साइज एक्चुअली में आरबीसीज के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार मैं साइज का रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा सेल हमारा 17 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, जो कि कौन होता है? हमारे पास मोनोसाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है? मोनोसाइट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो 12 से 15 के बीच में जो होता है, इसमें आप ये तीनों को ले सकते हैं। कौन कौन से? बेसोफिल, योसिनोफिल, ठीक है, और न्यूट्रोफिल। ये तीनों को आप इस रेंज में याद रखें, 12 से 15 के रेंज में। ठीक है, उसके बाद एक होता है 7 से 8 रेंज, तो इसमें आप लिम्फोसाइट्स को रखें।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं बेसोफिल लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स में। तो इसको आप एक रेंज अगर देना चाहें तो 12 से 15 रेंज दे सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है दोनों में। तो 7 से 8 कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स का, और आरबीसीज का भी 7 से 8 साइज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्विक रिवीजन हो गया। और एक चीज़ इस पॉइंट से और मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग पेरिफेरल स्मेयर, ब्लड स्मेयर देखते हैं, तब जैसे हम लोग को अगर डिफ्रेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट हम लोग करते हैं डीएलसी स्लाइड में, ठीक है, तो उसमें हम लोग को देखना पड़ता है, सारे सेल को पहचानना होता है। तो एक्चुअली में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वो लिम्फोसाइट्स का साइज बड़ा सही है कि गलत है, साइज एक्चुअली मैक्रोसाइट है कि माइक्रोसाइट्स है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग आरबीसी साइज से कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं आरबीसी देखते हैं, ठीक है, और वहीं पे अगर लिम्फोसाइट्स पड़ा हुआ है तो लिम्फोसाइट देखते हैं, ये दोनों का अगर सेम साइज है तो देखते हैं कि साइज नॉर्मल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि आरबीसी का साइज सपोज दैट इतना बड़ा है, ठीक है, और हमारे पास लिम्फोसाइट्स का साइज ये आरबीसी से छोटा दिख रहा है मेरे को, अपने पास क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो समझेंगे कि इसमें लिम्फोसाइट्स का साइज कम हो गया है, यानी कि माइक्रोसाइट माइक्रोसिटिक एनीमिया के डिफरेंट तरफ पे जा रहा है। मतलब हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, आरबीसी से करते हैं। ठीक है, साइज से एक पॉइंट आया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, लाइफ स्पैन की बात करें आरबीसी का तो 120 दिन होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। और अगर हम लोग इसमें वो सेंट्रल पेलर होता है 1/3 पार्ट। पेलर मतलब क्या होता है कि ऐसे सेंट्रल में सेंट्रल पेलर होता है। पेलर मतलब कि एलो स्टेप का यहाँ पे होगा इस तरह से। सेंट्रल में क्या पड़ा पड़ा रहेगा अपने पास, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, और इधर चारों साइड खाली खाली रहेगा थोड़ा सा, 1/3 पार्ट। प्राइमरी फंक्शंस क्या है इसका, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। देखिए ये पॉइंट वहाँ पे बनता है, यहाँ पे नॉन न्यूक्लिएटेड कौन सा है, आरबीसी। अगर इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि नॉन न्यूक्लिएटेड सेल कौन सा है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, आरबीसीज भी आएगा और प्लेटलेट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर पूछे नॉन न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड, पिगमेंटेड मतलब जिसमें भी न्यूक्लियस भी नहीं है और कलर भी नहीं है, तो उसमें क्या आंसर आएगा, केवल प्लेटलेट आएगा, ना कि आरबीसी आएगा। क्योंकि आरबीसी के अंदर पिगमेंट तो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेटलेट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इससे क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है, अलग क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। यानी कि प्लेटलेट क्या होता है हमारे पास, पिगमेंटेड होता है, सॉरी नॉन पिगमेंटेड होता है। प्लेटलेट हमारे पास नॉन पिगमेंटेड होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये चीज़ हमारा किस पे लागू होगा, प्लेटलेट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें से इतना सारा पॉइंट था, तो इसमें से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा और चर्चा कर लेंगे हम लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एक्चुअली में, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, फॉर्मेशन ऐसे होता है, बोन मेरो से ऐसे हमारे पास हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, ये चीज़ आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में क्या होता है, हमारे पास एक स्टेम सेल होता है। इससे पहले हमारे पास एक स्टेम सेल होता है जिसके पास इसके पास ये प्रोबेबिलिटी होता है कि अपना माइटोटिक डिवीजन कर सके। ठीक है, ये खुद से डिवीजन करते रहता है, हमेशा करते रहता है। ठीक है, इसे करते रहेगा, तो इसको हम लोग हेमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल में थोड़ा सा और बता देता हूँ, दो तरह का होता है। एक माइलॉइड स्टेम सेल होता है और एक लिम्फॉइड स्टेम सेल होता है। ठीक है, तो माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास कौन क्या क्या चीज़ बनते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, माइलॉइड से क्या क्या चीज़ बनते हैं, तो माइलॉइड से क्या बनेगा हमारे पास, आरबीसी बनेगा। ठीक है,
WBC बनेगा, तो WBC में 4 चीज़ बनेगा एक को छोड़ के। तो 4 चीज़ क्या बनेगा, हमारे जितने ग्रेनुलोसाइट्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, और एक जो होता है मोनोसाइट, वो मोनोसाइट भी इससे ही बनता है। ये क्या है हमारे पास, मोनोसाइट्स क्या है, अग्रेनुलोसाइट्स, और ये हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स है। मतलब कि हमारे पास जितने सेल है WBC में 4 सेल हमारा तो माइलॉइड सेल से ही बनता है। केवल एक सेल जो है लिम्फॉइड सेल यानी कि लिम्फोसाइट, वो बनता है लिम्फॉइड स्टेम सेल से। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स का बस एक ही बनता है, एक ही चीज़ काम है, क्या, लिम्फोसाइट्स का बनाना। और लिम्फोसाइट्स 2 तरह का होता है, ठीक है। देखिए लिम्फोसाइट्स हमारे पास, ये हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल है, तो इससे 2 चीज़ बनता है, T लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर ये हमारा बी लिम्फोसाइट्स फर्दर आगे जा करके बी मेमोरी सेल बनता है, और एक बनता है हमारे पास प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल एक्चुअली क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस करता है, ठीक है। T लिम्फोसाइट्स क्या करता है, इसको ये सब चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T हेल्पर सेल, ठीक है, T हेल्पर सेल बोलते हैं। ये चीज़ इसका कहानी हो गया। और ये T लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, T लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो T लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन देखिए, बहुत जगह बहुत सारे लोग कुछ कुछ भी बताते रहते हैं, मैंने 2-3 लेक्चर देखे थे, तो उसमें क्या बताते हैं कि जो T लिम्फोसाइट्स का वो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों हमारा होता है थाइमस में, लेकिन नहीं, ये गलत है। फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो में ही होता है, लेकिन ओनली मैच्योरेशन हमारा थाइमस में होता है, किसका, T लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। अगर फॉर्मेशंस पूछे T लिम्फोसाइट्स का तो बोन मैरो में ही होगा, अगर मैच्योरेशंस पूछे T लिम्फोसाइट्स का तो हमारा किस में होगा, थाइमस ग्लैंड में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो RBC का फॉर्मेशन का स्टेप देखिए, पहले तो हमारे पास प्रो नॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर क्या बनता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स, फिर रेड ब्लड सेल। देखिए मेन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं हमारे पास, रेटिकुलोसाइट से, एक रेटिकुलोसाइट से बनते हैं। और ये स्टेप्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेप पहले बनेगा, कौन सा स्टेप बाद में बनेगा, तो ये स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली देखिए ज़्यादातर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को ऊपर कर देते हैं और प्रो नॉर्मोब्लास्ट को नीचे कर देते हैं। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट पहले होगा, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होगा, फिर इंटरमीडिएट। और इसमें से ये भी याद रखना है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये पॉइंट दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो स्टार्ट हो जाता है वो एक्चुअली प्रो नॉर्मोब्लास्ट में ही हो जाता है। बच्चों को लगता है कि यार अभी ब्लड बनना स्टार्ट हुआ है प्रो नॉर्मोब्लास्ट में, तो हीमोग्लोबिन अभी क्यों बनेगा, हीमोग्लोबिन तो बाद में बनाएंगे इसको, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिंथेसिस तो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फाइनली जाकर के सिंथेसिस यहाँ पे होता है रेटिकुलोसाइट्स में, फाइनली हो जाता है ना वो। तो स्टार्ट अगर पूछेगा तो कहाँ पे होगा, प्रो नॉर्मोब्लास्ट में ही होगा। और देखो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग बेसोफिलिक नेचर का होता है। बेसोफिलिक नेचर का मतलब कि इसमें ब्लू ब्लू डॉट्स दिखेंगे, सॉरी बेसोफिलिक मतलब क्या होता है एक्चुअली, देखिए बेसोफिलिक मतलब क्या होता है, बेसोफिलिक मतलब कि जहाँ पे बेस है वहाँ पे जाके अटैच होगा बेसोफिलिक कलर। तो हमारे देखिए ये हमारा सेल हो गया, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो देखिए हम लोग जब कलर करते हैं तो एक्चुअली पिंक कलर का क्या दिखता है, पिंक कलर का हमारे पास ये दिखता है, ठीक है। पिंक कलर का साइटोप्लाज्म दिखता है, और ब्लू दिखता है, ब्लू क्या दिखता है हमारे पास, ब्लू दिखेगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, वो एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, और न्यूक्लियस होता है एसिडिक नेचर का। तो जो बेसिक नेचर के पार्ट को करेगा स्टेन, उसको हम लोग बोलते हैं बेसोफिलिक स्टेन, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, बेसोफिलिक नेचर का होगा, मतलब इसमें पूरा रेड कलर का दिखेगा, यहाँ पे पूरा सेल रेड कलर का दिखेगा। फिर पॉलीक्रोमेटिक कुछ रेड कलर का दिखेगा, कुछ देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रेड का कलर का दिखेगा, कुछ ब्लू कलर का भी दिखेगा।
ठीक है ना। ऑर्थोनॉर्मोक्लास्टिक में क्या होगा, एक कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस कहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास लेट नॉर्मोब्लास्ट में। लेकिन रेटिकुलोसाइट्स में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स में कुछ रेटिक प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस तो डिसअपीयर हो जाता है यहाँ पे भी लेट नॉर्मोब्लास्ट में, लेकिन यहाँ पे कुछ रेटिक प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको रेटिकुलोसाइट। फिर फाइनली जा करके हमारा ब्लड सेल बन जाता है। इसमें एक चीज़ और पूछता है टाइम का, ठीक है, एक टाइम का पूछता है यहाँ पे, टाइम का पूछता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बनने में हमारा 7 दिन लगता है, ठीक है, 7 डे। और यहाँ से यहाँ तक बनने में हमारे पास 2 दिन लगता है। तो टोटल कितना लगेगा आरबीसीज का फॉर्मेशंस में, 9 डे लगते हैं, ठीक है। टोटल कितने लगते हैं, 8 से 9 डे आरबीसीज के फॉर्मेशंस में। और प्रो नॉर्मोब्लास्ट से लेट नॉर्मोब्लास्ट तक कितने लगते हैं, 7 डेज। और पूरा अगर पूछे तो 9 डेज। अगर पूछे रेटिकुलोसाइट से रेड ब्लड सेल को के बनने में कितने दिन लगते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, बाकी का आगे हम दूसरा चीज़ बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें हम लोग एक स्पेशल चीज़ लेकर के आएंगे। ये हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। एक्चुअली हेमेटोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट रहेगा, उसके अंदर सारे इस तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बस वही चीज़ रहेगा, थ्योरी नहीं रहेगा। थ्योरी को हम अलग एक सीरीज में चलाएंगे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वही चीज़ रहेगा। तो थैंक यू आज के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ओके।